हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 50 के अराउंड एमसीक्यूज़ कर लें और इस तरीके से 2-3 वीडियोस में हमारे 250 के या 300 के अराउंड एमसीक्यूज़ और कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, और इससे पहले मैंने एक टीपीए के ऊपर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक फुल वीडियो बना रखी है, 1.5 घंटे की वीडियो। उसके अंदर आपका टीपीए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कुछ रहता है तो उससे देख लीजिएगा, और बाकी डिटेल के अंदर भी हमने पर्टिकुलर वीडियो वाइज समझा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको प्री के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे टीपीए आपका सिलेबस के अंदर है, वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब हमारा ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुरू हुआ था, द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वर गवर्न बाय, कि किस तरीके से इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न होता था। तो ये बिल्कुल मैंने आपको शुरू में बताया था उसी वीडियो में, जब हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना, कि इससे पहले 1882 से पहले हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था। ठीक है, और सबसे पहले 1877 के अंदर जो थर्ड लॉ कमीशन थी जो इंग्लैंड के अंदर, वहाँ से उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को यहाँ पे भेजा था। जब उनको रिक्वायरमेंट लगी थी कि इंडिया के अंदर कोई भी लॉ नहीं है इसके ऊपर, तो फिर उन्होंने यहाँ 1877 भेजा, जिसको बहुत बारी जिसके अंदर अमेंडमेंट्स आई, और फाइनली 1882 के अंदर 4th एक्ट ऑफ 1882 ये पास हुआ। तो उससे पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी के ऊपर डिपेंड करते थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए। मतलब कहीं पे कोई चीज़ फॉलो होती थी, कहीं पे कोई चीज़ फॉलो होती थी, हमारी कंट्री में अलग अलग। मतलब जो जजेस थे वो अपने हिसाब से इंग्लिश लॉ और इक्विटी को फॉलो करते हुए जजमेंट देते थे। तो उससे कई बार क्या होता था कि कन्फ्लिक्शन हो जाता था, कि कोई जज को कोई चीज़ ठीक लगती थी इक्विटी की बेसिस पे, कोई जज को कोई चीज़ ठीक लगती थी। इसीलिए फिर 1882 के अंदर हमारा ये एक्ट पास हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और उसके बाद आज तक अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आई हैं, और जो मेजर अमेंडमेंट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आई वो 2003 में आई थी लास्ट। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी के बेसिस पे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर अगर हम नेक्स्ट के ऊपर आएँ तो क्या पूछता है, The courts before enactment of Transfer of Property Act were forcing to decide property disputes according to their own notion and justice and fair play। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब ये एक्ट आया, इससे पहले कोर्ट जो थे वो अपने हिसाब से, अपने नोशंस के हिसाब से, आइडियाज़ के हिसाब से, जस्टिस एंड फेयर प्ले के हिसाब से जजमेंट्स पास कर रहे थे, चीज़ें डिसाइड कर रहे थे, है ना। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक तो हमारे पास कोई भी एनेक्टेड लॉ नहीं था, और मेन रीज़न हमारा यही है कि हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है। तो फिर जजेस क्या करेंगे? वो फिर जो हमारे कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे। तो इसके लिए इसका ऑप्शन बी ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन प्रॉपर्टी मैटर्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछता है, लॉ कमीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स। अब ये लॉ कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि जो लॉ कमीशन थी, जो टीपीए के मैटर्स के बारे में बात की, जो अपॉइंट हुई थी इंग्लैंड के अंदर, और उसने ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया था, तो कौन से ईयर के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था? मैंने आपको बिल्कुल शुरू में अभी बताया कि वो ईयर 1877 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। एक्ट पास हुआ 1882 में, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1877 में, जब उन्होंने वहाँ से इस एक्ट को भेजा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, द बिल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाज रेफर्ड टू, कि किसको रेफर्ड किया गया था ये बिल? ये किसको रेफर किया गया था? ये भी मैंने आपको पहले ही अपनी लाइन में बता दिया था कि ये थर्ड लॉ कमीशन को रेफर किया गया था। और इसको एसेंट कब मिली? ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था, इसको एसेंट कब मिली? ये तो हमें पता है 1882 में मिली, लेकिन कौन सी डेट को मिली? ये मिली थी 17 फरवरी 1882 को। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद अगला पूछता है, फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर। तो पहली अमेंडमेंट कौन से ईयर के अंदर की गई थी? अब 1882 में आया तो उसका मतलब इसके बाद ही इसके अंदर अमेंडमेंट की गई होगी। तो ये अमेंडमेंट की गई थी सबसे पहली अमेंडमेंट 1885 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, लेकिन सबसे पहली अमेंडमेंट 1885 में हुई इस एक्ट के अंदर।
फिर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ये इफेक्ट में कब से आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये इफेक्ट में आया 1 जुलाई 1882 से, ठीक है। इसको असेंट मिली थी 17 फरवरी 1882 को, लेकिन इफेक्ट में कब से आया 1 जुलाई 1882 से। सो ये याद रखना कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि असेंट कब मिली 17 फरवरी को, ठीक है, इफेक्ट में कब आया 1 जुलाई 1882 से। उसके बाद पूछ रहा है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टांस टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, की जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जब ये 1882 में आया था तो ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन किस जगह को छोड़ के, तो यहाँ पे जब ये आया था तो टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर नवंबर 1956 वर कंप्राइज इन पार्ट बी स्टेट्स और इन स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, ए इसका ऑप्शन ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम एग्जेम्प्ट ईदर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ सेक्शंस, तो ये पूछ रहा है कि टीपीए एक्ट के हिसाब से टाइम टू टाइम जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या गवर्नमेंट जो हैं वो एग्जेम्प्ट कर सकती हैं ईदर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम ऑल और एनी सेक्शंस, की पूरे के पूरे पार्ट से, मतलब पूरे के पूरे टेरिटरी से या फिर सब कुछ सेक्शन से। तो ये बात मतलब ये कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, 59, 107 एंड 123, ठीक है, यहां से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरीज को, सभी या फिर किन्हीं सेक्शन से। फिर पूछ रहा है 10th क्वेश्चन के अंदर विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने अंदर क्या इंक्लूड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास इंक्लूड करती है, क्योंकि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो क्या बोलता है कि सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, और थिंग्स अटैच टू द अर्थ वो भी इंक्लूड होती है, और थिंग्स अटैच टू द अर्थ एंड परमानेंटली फास्टन टू द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, तो वो भी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे एक साथ यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग क्रॉप्स को और ग्रास को, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें से एक्सक्लूड हो जाती हैं। फिर 11th क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू टीपीए, ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 4 ऑप्शंस दिए हैं इसने कि इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स अ नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, बोथ टेस्टिमेंट्री एंड नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए ठीक होगा कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर इंटर वाइवोस ट्रांसफर होता है। फिर 12th क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है अंडर टीपीए एक्ट 1882 द टर्म अटेस्टेड मीन्स, कि जहाँ पे भी अटेस्टेड वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है कि आप उसको अटेस्ट कराओगे, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस से वहाँ पे आप साइन कराओगे, जो आपको साइन करते हुए देखेंगे, जो एग्जीक्यूटर है और एग्जीक्यूटी है, जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त तो वो अपने साथ 2-2 विटनेस रखेंगे कि हाँ हमने इन दोनों को साइन करते हुए देखा है, तो 2 या 2 से ज़्यादा विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो अटेस्टेड का मतलब क्या है, ऑप्शन ए ठीक है कि वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस हों। 13 पूछता है अंडर टीपीए रजिस्टर्ड परटेन्स टू, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि आप डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप कोई प्रॉपर्टी या पार्टीज का रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना करोगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर 14 पूछ रहा है अंडर टीपीए अटैच्ड टू द अर्थ मीन्स, कि अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या होता है, तो अटैच टू द अर्थ का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अर्थ से अटैच है, जिसके अगर आप वीडियो देखोगे मेरी जहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इस वर्ड को, तो वहाँ पे ये उसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जो अर्थ के अंदर रूटेड है, जैसे कि ट्रीज हो गए, कोई भी चीज़ जो इम्बेडेड है अर्थ के अंदर, जैसे कि वॉल्स हो गई, और कोई भी चीज़ जो चीज़ इम्बेडेड है उससे अटैच है, जैसे कि आपकी विंडोज़, डोर्स, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो मतलब कि जो तीनों ही ऑप्शंस दिए हैं ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ठीक होगा कि तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। द चैप्टर एंड सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शेल बी पार्ट ऑफ, कि जो चैप्टर एंड सेक्शंस हैं टीपीए के जो किस बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसका पार्ट माने जाएंगे। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माने जाएंगे। फिर 16 क्वेश्चन पूछ रहा है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द टीपीए द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, सेक्शन 59, 107 एंड
23 शेल बी रीड सप्लीमेंटेड टू, मतलब कि आपको साथ में किसको रीड करना होगा, किसके सप्लीमेंट में आपको ये रीड करना होगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सप्लीमेंट में रीड करना होगा। जो सेक्शन 4 है वो ये बोलता है इसके मीनिंग के हिसाब से कि आप सेक्शन 54 पैराग्राफ 2-3 सेक्शन 59 107 123 इन सबको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सप्लीमेंट में पढ़ोगे क्योंकि इनको रजिस्टर कराना होता है। फिर 17 पूछता है कि जो चैप्टर 2 है टीपीए का, शेल नॉट बी डीम्ड टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ, कि किसी कोई भी रूल को इफेक्ट नहीं करेगा, हम ऐसा मानेंगे। तो इसके अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्या क्या है, मोहम्मदन लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए ठीक होगा कि मोहम्मदन लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा जो चैप्टर 2 होगा, ठीक है। अब चैप्टर 2 किसके ऊपर है ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो। फिर 18 क्वेश्चन क्या पूछता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ टीपीए लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, कि जो लिविंग पर्सन होता है वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो लिविंग पर्सन इंक्लूड कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये तीनों चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। अगर ये ट्रांसफ़र कर रही है तो वो भी टीपीए के हिसाब से ही डील होगा क्योंकि इसको भी लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड किया गया है। 19 में पूछता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, the chance of relation abstaining a legacy on the death of kinsman or any other mere possibility of like nature। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती कि सेक्शन 6 के हिसाब से हमें बताया गया है। फिर 20th क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ टीपीए अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि जो कंडीशन क्या है सब्सिक्वेंट है उसको अगर आप ब्रीच कर देते हो, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन, कि वो ट्रांसफ़र नहीं होगी किसी को भी एक्सेप्ट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, तो इसका आंसर ए ठीक होगा। फिर अंडर द प्रोविजंस ऑफ टीपीए एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, तो डोमिनेंट हेरिटेज के अलावा जो ईजमेंट होती है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ये बात ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। डोमिनेंट हेरिटेज जिसको हम यूज़ कर रहे हैं मेनली, जैसे ये अगर आपका घर है और यहाँ पे किसी और का घर है और आपके घर का रास्ता इसकी प्रॉपर्टी से होते हुए जा रहा है, तो ये ईजमेंट आपकी और ये डोमिनेंट हेरिटेज है, तो आप सिर्फ ईजमेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 22 के अंदर बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ टीपीए ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एन्जॉयमेंट टू द ऑनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम, ठीक है, जिस चीज़ की रेस्ट्रिक्शन लगी है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो ये बात क्या है, ट्रू है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। 23 के अंदर बोल रहा है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द टीपीए, कि सेक्शन 6 जो है उसके हिसाब से क्या ऑप्शन ठीक होगा इनमें से, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ट्रांसफर, तो ये ऑप्शन ठीक है कि आप फ्यूचर मेंटेनेंस के राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 24 के अंदर पूछता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ टीपीए a mere right to sue can be transferred, a mere right to sue cannot be transferred, no such provision is made in the act, none of the above। तो यहाँ पे आपका जो right to sue है, सिर्फ right to sue है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपको सभी राइट्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, आप सिर्फ एक चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद अंडर द प्रोविजंस ऑफ टीपीए, हम 25th क्वेश्चन पे हैं, द सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड, सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर, इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं मिलता, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या ठीक है कि सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हम 26 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। A public office cannot be transferred, a public office can be transferred, such provision is absent, none of the above, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि पब्लिक ऑफिस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ टीपीए नो ट्रांसफर कैन बी मेड फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, कि आप कोई भी ट्रांसफर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते या कंसिडरेशन के लिए नहीं कर सकते, जो सेक्शन 23 ऑफ आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। फिर आता है हमारे पास 28 की सेक्शन 7, अगर हम टीपीए का देखें तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जब हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन टू ट्रांसफ़र मीन्स, इसका मतलब क्या होगा 28 क्वेश्चन के अंदर
कि एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है, ये तो है सही बात। एवरी पर्सन एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और अथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उसके बाद जो टर्म ट्रांसफ़र है टीपीए के अंदर, ये किस चीज़ को रेफर करता है, इस चीज़ को हमने बहुत डिटेल में समझा था, पार्टली और होल ट्रांसफ़र दोनों के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए ठीक है। अंडर सेक्शन 8 ऑफ टीपीए द लीगल इंसिडेंट्स ऑल्सो इंक्लूड, कि जो लीगल इंसिडेंट है ये क्या इंक्लूड करेगा, मशीनरी अटैच टू द अर्थ एंड द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास 31st क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द ट्रांसफर इंक्लूड्स, कि ट्रांसफर क्या इंक्लूड करेगा, सेक्शन 9 के हिसाब से ऑरल ट्रांसफ़र भी इंक्लूड करेगा, लेकिन फिर वो कंडीशंस होती है ना कि जैसे जहाँ पे 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर वैल्यू चले जाए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, अदरवाइज आप ओरल ट्रांसफ़र भी कर सकते हो सेक्शन 9 के हिसाब से। फिर अंडर टीपीए वेयर राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि कहाँ पे राइटिंग जो है एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है लॉ के अंदर, तो अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस, कि आप हर एक केस के अंदर ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो फिर कंडीशंस जो होती हैं वो पूरी होनी चाहिए, जहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वहाँ पे फिर आपको राइटिंग में करना पड़ेगा, जैसे गिफ्ट है वहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। फिर 33rd क्वेश्चन है, अंडर द टीपीए द कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन इज प्रोवाइडेड इन, तो ये जो कंडीशंस है एलिनिएशन की, जहाँ पे आप किसी को ऐसी कंडीशन लगा देते हो कि आगे आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, ये कौन से, ये जो कंडीशन होती है वॉइड होती है, तो ये कौन से सेक्शन में दे रखी है, ये चीज़ हमें सेक्शन 10 के अंदर दे रखी है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर when in a TPA an interest is created absolutely in favor of any person, absolutely क्लियर कर दिया कि सब कुछ उसको इंटरेस्ट दे दिया, though the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by the him in a particular member, तो यहाँ पे he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction, तो वो उसको इस तरीके से enjoy कर पाएगा कि जैसे कि कोई डायरेक्शन थी नहीं, पर्टिकुलर मैनर होगा, यहाँ पे इसने गलत वर्ड लिख दिया, पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, तो इस ऐसे ही उसको यूज़ कर सकता है जैसे कि कोई डायरेक्शन थी नहीं, क्योंकि उसने उसको एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दिया, अब कुछ भी बोलता है उसकी कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 35th बोलता है कि जो सेक्शन 12 है टीपीए का, वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू कंडीशंस और लिमिटेशन मेकिंग इंटरेस्ट देयर इन टू द बेनिफिट ऑफ पर्सन टू लीज ऑन हिज बिकमिंग इन्वॉल्व्ड और एंडिवरिंग टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी सच कंडीशन इज, तो इस तरीके की जो कंडीशन लगाई जाएगी वो कंडीशन क्या होगी, वॉइड होगी। 36 के अंदर बोलता है जो सेक्शन 12 है टीपीए का, उसका जो प्रोविजंस है वो क्या करता है, डज नॉट अप्लाई टू लीज कंडीशंस, डज अप्लाई टू कंडीशन इन लीज, नो सच कंडीशन इज मेड, या नन ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि डज नॉट अप्लाई टू लीज कंडीशन इन द बेनिफिट ऑफ द लीजर। फिर आता है 37th क्वेश्चन, द रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द टीपीए, कौन से सेक्शन के अंदर हमें रूल अगेंस्ट परपेचुटी दिया गया है, ये हमें सेक्शन 14 के अंदर दिया गया है। No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer. These provision come under, तो ये कौन से provisions होते हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया था इसके बारे में, ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी ही है सेक्शन 14 में। 13 में कौन सा सेक्शन आ जाता है, अनबोर्न पर्सन वाला आ जाता है, और परपेचुटी वाला किस में आ जाता है, 14 सेक्शन में आ जाता है। 39 बोल रहा है जो सेक्शन 16 है टीपीए का, वेयर एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फेल्स देन, कि जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है बेनिफिट ऑफ पर्सन के लिए या क्लास ऑफ पर्सन के लिए फेल होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails, तो वो भी फेल कर जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर प्रोविजन ऑफ लॉन्गर पीरियड इन द मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 17 ऑफ टीपीए अमाउंट्स टू, कि ये जो लॉन्गर पीरियड है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर ये कितने ईयर्स का है, जो हमें सेक्शन 17 के अंदर दे रखा है, ये हमारा 18 ईयर्स का पीरियड है, इसका ऑप्शन ए ठीक है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास 14(1) क्वेश्चन आता है, अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 ऑफ टीपीए द इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी शैल बी एक्यूमुलेटेड आइदर होली और इन पार्ट ड्यूरिंग अ पीरियड। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, लॉन्गर देन लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। अगर आपको कोई ऑप्शन गलत लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हो सकता है कि मैंने गलत बताया हो क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। बाकी मैं अपनी तरफ से 99.99% ये श्योरिटी रखता हूँ कि मैं आपको सही आंसर्स बताऊँ। फिर 42 पूछता है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 ऑफ टीपी। अब देखिए ये जो मैं सेक्शंस आ रहे हैं ना, ये हमने जो मैंने एक टोटल वीडियो बनाई है 1.5 घंटे की, उसको देखोगे ना तो वहाँ पे मैंने ये सारे सेक्शंस मेजर जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सेक्शंस हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो उसको देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो जिससे आपका पूरा टीपीए कवर हो जाएगा कि आप जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस प्री के अंदर वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि शुरू में आपको वीडियो थोड़ी सी ना समझ आए, लेकिन उसको पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको फिर धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें समझाई हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा। आप टीपीए की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा वो मिल जाएगा, पूरी वाली वीडियो जो 1.5 घंटे की है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 42 के अंदर की जो प्रोविजन है सेक्शन 18 के टीपीए के, द प्रोविजन ऑफ सम सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक in advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other subject beneficial to mankind. These sections are, तो ये कौन से sections हैं? ये sections हैं section 14, 16 and 17 कि यहाँ पे ये चीज़ें applicable नहीं होती, कि यहाँ पे आप कर सकते हो। 43 के अंदर बोलता है कि जो प्रोविजंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन, की वेस्टेड इंटरेस्ट कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है हमें? ये सेक्शन 19 में दिया गया है। और कंटिंजेंट इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 21 में दिया है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है क्योंकि ये वेस्टेड इंटरेस्ट पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19 ऑफ टीपीए, अब सेक्शन 19 जो है टीपीए का जिसके अंदर में वेस्टेड इंटरेस्ट दिया गया है, उसके अंदर पूछ रहा है क्या है? जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ऑब्टेन्स द पोजीशन। तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर 45 के अंदर पूछता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ टीपीए द अनबॉर्न पर्सन रिक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट अपॉन हिज बर्थ 7 days 12 days नो सच प्रोविजंस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ठीक है कि उसके बर्थ तक के लिए होता है, अपॉन हिज बर्थ होता है। फिर 46 के अंदर पूछता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ टीपीए एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर अपॉन हिज बर्थ ऑल्दो, फिर भी क्या? Although he may not be entitled to the enjoyment immediately on his birth। अभी उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि जिसका लाइफ इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया था उसकी डेथ नहीं हो जाती है, ये 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, जो भी कंडीशन लगाई है, तो इमीडिएटली वो एंजॉय नहीं कर सकता उसको। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के 50। यहाँ पे हमने 47 कर लिए, 50 समझ लो, फिर आगे 50-50 करके ऐसे करके 3-4 वीडियोस के अंदर हम 250 के अराउंड क्वेश्चंस कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, कैसा इवेंट होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट में? अनसर्टेन इवेंट होता है। और इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, सच पर्सन एक्वायर अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, कि उसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी में, ऐसी अगर कंडीशन लगाई जाती है तो सच इंटरेस्ट, इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, बिकम वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केस ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इन द लेटर व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। ठीक है, पहले वो बोल रहा है कि हैपनिंग के अगर कंडीशन लगाते हो तो वो वेस्टेड हो जाता है, अदरवाइज वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आई हैं चीज़ें, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कोई आपको लगता है कि गलत टिक किया है तो उसको बताइएगा, डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा जिनको भी ये जो टीपीए है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री की मेंस की जो भी, तो उनकी भी काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।